हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एमपी के 1 लाख कर्मचारियों को झटका, वेतन कटौती केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार। हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के आदेश को अवैध माना था। मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए ये खबर काफी निराशाजनक है। कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले ही महीने हाईकोर्ट ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के विवादास्पद प्रोबेशन वेतन कटौती नियम को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। अब सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो करीब 400 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड्स यानी एटीएम कार्ड से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट रिवाइज की है। जिनकी डेली लिमिट पहले 1 लाख थी उन्हें अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट 1.5 लाख रुपए से घटाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। मोदी बोले, इजराइल ईरान जंग जल्द खत्म हो, सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं। ईरान में अब तक 1,000 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्दी खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सैन्य संघर्ष से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। भारत सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और शांति स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करता रहेगा। पीएम मोदी ने ये बात फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद कही है। उन्होंने कहा कि भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास करते हैं और हम इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, बोले नई सरकार को सहयोग रहेगा। जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़, तेजस्वी ने कहा बीजेपी ने हाईजैक किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद अमित शाह ने कहा कि उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया है। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने न केवल बिहार की सड़कों को गांव तक जोड़ा, उनकी स्थिति में भी सुधार किया है। इतने लंबे कार्यकाल में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी लक्ष्य रखा। 2026 के लिए 4.5 से 5% ग्रोथ का टारगेट। एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू बाजार पर फोकस। चीन ने 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% कर दिया है। साल 1991 के बाद ये पहली बार है जब चीन ने अपना लक्ष्य 5% से नीचे रखा है। बीजिंग में आयोजित वार्षिक संसदीय बैठक 2 सेशंस के दौरान चीनी प्रीमियर ली क्यांग ने ये घोषणा की है। चीन ने 15वीं पंचवर्षीय योजना 2026 से 2030 का ड्राफ्ट भी जारी किया है, जिस पर अगले हफ्ते औपचारिक रूप से वोटिंग होगी। इस योजना में खपत बढ़ाने और इनोवेशन पर जोर देने जैसे विषय शामिल हैं, जो अगले 5 सालों के लिए बीजिंग की प्राथमिकता होंगे। एप्पल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो। शुरुआती कीमत 69,990 रुपए। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप। 11 मार्च से सेल। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे किफ़ायती लैपटॉप मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो कम बजट में मैकबुक का अनुभव लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत भारत में 69,990 रुपये रखी गई है। मैकबुक नियो में A18 प्रो चिपसेट दिया गया है। ये 6 कोर CPU और 5 कोर GPU के साथ आता है।
इसमें 16 कोर वाला न्यूरल इंजन एनपीयू भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टास्क को तेजी से प्रोसेस करता है। ये चिप आईफोन 16 प्रो में मिलती थी। एप्पल का दावा है कि स्मार्टफोन चिपसेट होने के बावजूद ये लैपटॉप ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, फोटो एडिटिंग और डेली ऑफिस वर्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। चांदी 2 दिन में 32,000 रुपये सस्ती हुई, 2.58 लाख किलो पर आई। 10 ग्राम सोना 7,000 गिरकर 1.63 लाख का हुआ। खबर है कि सोने और चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये घटकर 1.60 लाख पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सोना 2 दिन में 7,000 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपये गिरकर 2.58 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2.71 लाख रुपए प्रति किलो थी। ये 2 दिन में 32,000 रुपये सस्ती हो चुकी है और सोना चांदी के दाम में ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। भारत ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे, शोक पुस्तिका पर साइन किए, श्रद्धांजलि दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का छठा दिन था और भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक यानी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका इसराइल के हमले में 28 फरवरी को खामेनेई की जान गई थी और ईरान ने एक दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। खामेनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों से शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। नेपाल में वोटिंग खत्म, 3 बजे तक 40% वोटिंग। पीएम कार्की बोली, अब मेरा रोल खत्म। गगन थापा, बालेन शाह और केपी शर्मा ओली के बीच है मुकाबला। नेपाल में आम चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 5:15 बजे तक वोटिंग हुई और रात के 12 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 40% वोटिंग हुई थी और आयोग को उम्मीद है कि इस बार 65% वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू के धापासी स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद कहा कि अब उनका रोल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। नेपाल चुनाव पर दुनिया के कई देशों की नजरें हैं क्योंकि सितंबर 2025 में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह पहला आम चुनाव है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी जो अब चुनाव करा रही है। इस चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, केपी शर्मा ओली और गगन थापा को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। सरकार जब्त करेगी करोड़पति कांस्टेबल का 100 करोड़ का गोल्ड और कैश। आयकर विभाग ने बेनामी माना। सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक, चेतन गौर को बेनामीदार बताया। खबर है कि आरटीओ के पूर्व करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर से जुड़े हुए मामले में बरामद 100 करोड़ रुपए के सोना और नकदी को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। आयकर विभाग की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नेपाल स्थित बेनामी निषेध इकाई BPU की कार्रवाई को सही ठहराया। अथॉरिटी ने सौरभ शर्मा को सोने का वास्तविक मालिक बताया। सौरभ शर्मा दिसंबर 2024 में तब चर्चा में आया था जब लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी दौरान 18 और 19 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल के मेंडोरी में इनोवा कार से 11 करोड़ रुपए कैश और 51.8 किलो गोल्ड जब्त किए गए थे। इसका लिंक भी सौरभ से जुड़ा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में 8 महीने से CIC पद खाली, 1300 से ज्यादा अपीलें लंबित। पूर्व सूचना आयुक्त बोले, RTI को कमजोर कर रही है कांग्रेस। हिमाचल सरकार 8 महीने से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर IC की तैनाती नहीं कर पाई है और इससे सूचना का अधिकार कानून RTI एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस में अपीलों को ढेर लग गया है और CIC और IC की तैनाती नहीं होने से अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कमीशन ऑफिस इससे सफेद हाथी साबित हो रहा है। राज्य सरकार बार बार CIC और IC के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने तीसरी बार इच्छुक दावेदारों से फ्रेश आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 मार्च रखी गई है। हिमाचल से राज्यसभा के लिए अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन। इंदु की जगह लेके बीजेपी ने नहीं उतारा प्रत्याशी। CM ने खड़गे राहुल का आभार जताया।
हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने गुरुवार को नामांकन भरा। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले विधानसभा में ही सीएम ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ली और इसमें राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर हाईकमान के फैसले से विधायकों को अवगत करवाया गया। कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को हिमाचल से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और हाईकमान ने 5 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के साथ अनुराग के नाम की भी घोषणा की है। वह वर्तमान में कांगड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी ने कांगड़ा के युवा नेता अनुराग को टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि दूर दूर तक उनका नाम चर्चा में नहीं था। शिवराज की फ्री मामा कोचिंग, टॉपर्स को देंगे 51,000 तक। 66वें जन्मदिन पर लिए 5 संकल्प। 8 विधानसभाओं में मुफ्त मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार 5 मार्च को 66 साल के हो गए। उनके समर्थक शिवराज के जन्मदिन को प्रेम सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिवराज ने अपने 66वें जन्मदिन पर भोपाल के स्मार्ट पार्क में परिवार के साथ पौधारोपण किया। यहाँ मीडिया से कहा कि वे आज 5 संकल्प ले रहे हैं। ये पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े हुए हैं। भोपाल में पौधारोपण करने के बाद शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचे। रविंद्रनाथ टैगोर संस्कृति भवन में मामा कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की। इस कोचिंग में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी, डीआरडी और फॉरेस्ट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, डीएमके कांग्रेस में सीट शेयरिंग तय। कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। डीएमके ने 1 राज्यसभा की सीट भी दी। खबर है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और कांग्रेस पार्टी में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी दी गई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक ये फैसला डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथगई के बीच हुई बैठक में लिया गया है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली थी। डीएमके नेतृत्व वाले सेलुलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने कुल मिलाकर 159 सीटों पर जीत हासिल की थी। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग, कोलकाता दुबई फ्लाइट शुरू। स्पाइसजेट की यूएई से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट्स। श्रीनगर लगातार 5वें दिन बंद। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 6ठा दिन था और 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के लिए उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि बीते 2 दिनों में हालात आंशिक रूप से सुधरे हैं। स्पाइसजेट मिडिल ईस्ट में फंसे हुए यात्रियों की वापसी के लिए गुरुवार को यूएई से 13 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी और इनमें 12 फुजैराह से और 1 दुबई से चलेगी। फुजैराह से मुंबई के लिए 7 और दिल्ली के लिए 5 स्पेशल फ्लाइट चलेंगी। वहीं 1 फ्लाइट दुबई से मुंबई आएगी। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हुए। 1 मार्च से लगातार 5वें दिन श्रीनगर में लाल चौक पर बैरिकेडिंग है, सुरक्षा बलों की तैनाती है, गलियों के बाहर तार फेंसिंग की गई है। शंकराचार्य बोले, योगी के पास 6 दिन का समय बचा है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें, जो करना है कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सीएम योगी के पास अभी 6 दिन का समय बचा है, वह गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दें। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके ही पार्टी के अन्य लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। 7 मार्च को हनुमान चालीसा का पाठ कर वाराणसी से लखनऊ के लिए वो निकलेंगे और वहां पर सभी साधु संतों के सामने हम अपने फैसले सुनाएंगे। उन लोगों का चेहरा भी सामने लाएंगे जो लोग हमारे इस अभियान में साथ हैं। शंकराचार्य ने कहा कि रास्ते में जो हम जहां रोका जाएगा, हम कानून का पूरा साथ देंगे और उम्मीद है कि ये धर्म की यात्रा है, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अपने निर्धारित मार्ग और कार्यक्रम के मुताबिक ही लखनऊ के लिए बढ़ेंगे। हम अपने मार्ग पर निकलेंगे और जो भी निर्णय लेना होगा वह अपने धर्म और परंपरा के मुताबिक लेंगे। प्रशासन को जो करना है वो करे, लेकिन अपने तय कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। आज का सुविचार, किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास रोटी खाने के लिए वक्त ही नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।